चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल अपन और करते हैं। हमारे पास ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर बेटा पहले से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ यूनिफॉर्म बेटा वो है बी नॉट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, और इसी के अंदर एक बड़ा दूसरा मेरे पास एक ऐसे m मास का r रेडियस का नॉन कंडक्टिंग रिंग है जो इस तरह से कंसेंट्रिकली पड़ा है। इसके पास बड़ा चार्ज भी है Q, सारा बड़ा मास चार्ज सब Q यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहां तक बड़ा बात समझ आ गई। अच्छा, इसका रेडियस मैंने बोल दिया बड़ा स्मॉल आर है, मैंने गलती से कैपिटल आर रख दिया, बड़ा इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस बड़ा आपके पास कैपिटल आर है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली जीरो हो जाता है तो इसके पास कितनी एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो बड़ा सवाल मेरा ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड in the region suddenly becomes zero, find angular velocity achieved by रिंग ने कितनी एंगुलर वेलोसिटी अचीव की ये बता देंगे। बेटा मुझे तो ऐसा लगा बिल्कुल वही पुरानी वाली कहानी है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है, घट रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होना चाहिए, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इंड्यूस होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर घट रही है तो हम क्या कोशिश करेंगे बढ़ाने की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। अगर ये कंडक्टिंग होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यूं आती फ्री इलेक्ट्रॉन से यूं भागते तो करंट आता है ऐसे, लेकिन ये तो कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग है, लेकिन चार्ज तो है। चार्ज है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस चार्ज रिंग को यूं घुमा देगी, ऐसे घुमा देगी, यूं घुमा देगी। क्या मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? ऑफ कोर्स, अगर मेरे पास यहां पर कोई छोटा सा चार्ज है dq तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ E इंटू dq। इसके जस्ट सामने अगर यहां पर कोई चार्ज है dq तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ E इंटू dq। यहां पर अगर कोई dq चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ E इंटू dq। इस पर बड़ा फोर्स लगेगा इधर की तरफ E इंटू dq। मेरे बालक इस बात को समझते हैं कि भले ही ये E इंटू dq, ये E इंटू dq, ये इंटू सारे फोर्स भले ही कैंसिल हो जाए, नेट फोर्स भले ही जीरो आ जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भले ही जीरो आ जाए, लेकिन सेंटर के बाद देखता हूं तो ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी ऐसे घुमा रहा है, ये भी सारे के सारे सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, टॉर्क तो आएगा। सर वो कितना टॉर्क आएगा? बेटा वो टॉर्क आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dq इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, उसका इंटीग्रेशन। ई बड़ा बाहर निकाल लो, r बड़ा बाहर निकाल लो, dq 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 अगर ऐड करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? q। ये है टॉर्क, लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही नहीं। अरे मस्त रहो, एक बार याद करो, जिस तरह से इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हुआ करती थी वैसे ही एक एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम भी तो हुआ करती थी। वो कहा करती थी कि एंगुलर इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। क्या है एंगुलर इंपल्स? अरे बड़ा एंगुलर इंपल्स है टॉर्क इंटू dt। टॉर्क मेरे पास आ रहा है E इंटू क्यू इंटू आर इंटू dt। इट शुड बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। बड़ा फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये मेरे पास सारी की सारी जो रिंग है वो इस एक्सिस के अबाउट घूमने लग गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है mr² इंटू ओमेगा। इनिशियली तो रेस्ट पे थी। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों को लिखना आता है, अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेरे प्यारे बच्चों r/2 इंटू dB/dt। उठाओ और पटको, यहां पे पटकता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर रखो बेटा, दैट इज r/2 इंटू
dB बाई dt इंटू क्यू आर dt, dt dt कैंसिल, बड़ा Q बाहर, R स्क्वायर बाहर, 2 बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dB बच गया है, दैट इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। आर स्क्वायर गायब। बेटा dB कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? बेटा पहले B0 और बेटा फिर क्या हो गया 0। हालांकि तुम 0 से B0 लिख दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आखिर में वैसे मोड़ लूंगा क्योंकि मुझे बेटा ओमेगा के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं लगा ना, और मेरे पास आ गया है दैट इज Q अपॉन 2। बेटा dB का इंटीग्रेशन आएगा B0 से लेके 0 तक, तो बेटा वो माइनस B0 आएगा, मैंने जानबूझ के प्लस लिख दिया, अपॉन m शुड बी इक्वल टू ओमेगा। बिना माइनस के आंसर लिख दिया करो। बेटा माइनस साइन का सिग्निफिकेंस तो आप पहले से जानते हो कि माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, वो तो बड़ा ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके चार्ज वगैरह के मूवमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे कि वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज करेंगे, और कोई उनका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक दो थ्योरेटिकल बातें मुझे और डिस्कस करनी है, जैसे कि जो हमारा स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, और हमारी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उनमें बेसिक क्या अंतर है उसको हम हल्का सा और डिस्कस करते हैं। इधर की तरफ मैं एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही बेटा ऑफ कोर्स फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई लगाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक अंतर तो है ही है। जैसे सबसे बड़ा बेसिक अंतर क्या है सुनना। सबसे बड़ा बेसिक अंतर ये है कि मान लीजिए कि आपके पास स्टैटिक चार्ज या फिर बेटा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मेरे पास बेटा ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है बेटा, मैंने आपको ये सिखा रखा है कि वी बी माइनस वी ए पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, या फिर छोटा पोटेंशियल डिफरेंस है तो दैट इज सिंपली माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमारा जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर ऐसा नहीं है। हमने स्टैटिक चार्ज के कारण बेटा एक बात और कही थी कि उसके अंदर कभी भी इस तरह के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के क्लोज्ड लूप जो है ना वो नहीं बनेंगे। यहाँ पर क्लोज लूप बन सकते हैं। मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने आप में एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। ये एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसके कारण जो फोर्सेस आते हैं वो फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके कारण अगर कोई फोर्सेस आए तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो उसके कारण हम किसी प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। वी कांट डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो हमारा स्टैटिक चार्ज था उसके कारण तो ऑफ कोर्स मैंने डिफाइन किया ही है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिफाइन किए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन करना आता है और हमें इवन पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन करनी आती है। यहाँ पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैं एक बार हल्का सा कारण और बताता हूँ। यहाँ पर क्लोज्ड लूप जो है वो बन सकता है। बन सकता है, क्या बनता है?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसी चार्ज की वजह से नहीं है, ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। एक क्यू चार्ज को मैंने उठाया, उस पर फोर्स लगा इधर की तरफ Q इंटू ई, यहाँ पर फोर्स लगा इधर की तरफ Q इंटू ई, यहाँ पर फोर्स लगा इधर की तरफ Q इंटू ई, यहाँ पर फोर्स लगा इधर की तरफ Q इंटू ई, यहाँ पर फोर्स लगा इधर की तरफ Q इंटू ई। पूरे रास्ते सारा का सारा जो फोर्स है बड़ा वैसे टेंजेंशियल लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है। अगर मैं इसका रेडियस r कहूँ तो जहाँ से चलाया है वहीं पर लाने में कुल मिलाकर जो वर्क डन आएगा दैट विल बी E इंटू क्यू इंटू 2πr। हम देख रहे हैं बेटा इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। सर आपने तो कहा था कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जहाँ से चलाओगे वहीं पर लेकर अगर किसी पार्टिकल को लेके आते हो तो वर्क डन तो जीरो आना चाहिए। सर यहाँ पर तो वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है। बेटा वर्क डन नॉन जीरो आ रहा है, इस बात का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ हो सकता है कि इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव नहीं है, ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव नहीं है, और इसके कारण हम किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह डिफाइन नहीं कर सकते। मैं क्लियरली बोल दूं बेटा इस बात को, हम इसके कारण किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे वो हम हमेशा चार्जेस के कारण डिफाइन करेंगे, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिफाइन नहीं करेंगे। ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, लेकिन ये क्लोज लूप बना सकते हैं क्योंकि इनमें बेटा जी वर्क डन क्लोज लूप के अंदर नॉन जीरो होगा तब भी चलेगा क्योंकि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा पॉइंट था, मेरे ख्याल से बेटा ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज बड़ा अच्छा सा सवाल, दो सवाल है बढ़िया बढ़िया से, आराम से इत्मीनान से उनको सुनना समझना। हमारे पास ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है। ठीक है, और मैंने क्या किया बच्चों कि मैंने एक रॉड ली और उसको ऐसे रेडियस के अलॉन्ग रख दी। कंडक्टिंग रॉड है बेटा, दिस इज कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, जो सेंटर है बेटा मैं उसको एक बार के लिए O कह देता हूं, ये बेटा पेरीफेरी पे जो पॉइंट है बेटा मैं उसको P बोल देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि O पॉइंट और P पॉइंट में कौन से वाले पॉइंट पर ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो मैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। पहला ऑप्शन पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। दूसरा ऑप्शन कि O पर जो पोटेंशियल है बेटा वो P के पोटेंशियल से ज़्यादा है। तीसरा ऑप्शन कि O पर पोटेंशियल कम है और P पर पोटेंशियल ज़्यादा है। और चौथा ऑप्शन कि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, कांट कंपेयर। करता हूं बेटा, सोचता हूं, सुनना बेटा। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो कोशिश क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की। अगर यहां पर कोई कंडक्टिंग प्लेट्स वगैरह होती तो बड़ा उनमें करंट आता ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो काफी हद तक बेटा ऐसे ऐसे होते। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं इस रोड को थोड़ा अलग से करके दिखा दूं, मैं इस रोड को थोड़ा सा ऐसे दूर करके दिखा देता हूं, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं इसको। ये रही बेटा आपकी रॉड, और इस रॉड का इधर वाला हिस्सा बेटा ये आपका O, और ये वाला हिस्सा बेटा आपके पास पॉइंट P। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे। सर लाइन से नज़दीक क्यों आ रही है एक दूसरे के बेटा, जैसे से दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो लाइंस तो नज़दीक आएंगी ही। ठीक है ना, मैंने पूरी लाइंस नहीं बनाई, पूरी लाइन से बड़ा सा पूरा सर्कल टाइप बनेगा ऐसे।
लेकिन आप बोलोगे कि सर इन लाइंस के कारण किसी प्रकार का कोई आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज दीज लाइन्स आर ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला पोटेंशियल हाई है और ये वाला पोटेंशियल लो है, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो पोटेंशियल डिफाइंड है ही नहीं। लेकिन इसका ये अर्थ थोड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो करेगी। कंडक्टिंग रॉड के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो ऑब्वियस बात है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऐसे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के यूं आने के कारण यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 ऐसा आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक ज्यादा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर की तरफ आएंगे तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया होगा। रोड के उस हिस्से पर, रोड के दूसरे वाले हिस्से पर बड़ा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑफ कोर्स यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये तो चार्ज है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये तो मानता हूं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण है, लेकिन इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर दिए इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा कर दिए इस तरफ। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इन चार्जेस के कारण, जो है ऐसे, जो है बेटा ऐसे। और थोड़ी देर में जैसे स्टेडी स्टेट आ जाएगी वैसे बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर जाना बिल्कुल हो जाएगा बंद। तो थोड़ी देर बाद में ही सिचुएशन विल लुक लाइक दिस। बेटा थोड़ी देर बाद में, थोड़ा और बड़ा कर दूं, थोड़ी देर से में ही बेटा सिचुएशन विल लुक लाइक दिस कि अगर आपके पास ये रॉड है तो रॉड के इस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज और इधर वाले पर नेगेटिव चार्ज। बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव आए किसके कारण है? ये बड़ा हमारी जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड थी उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रैग हुए, बड़ा वहां पर पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऐसे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। वो अलग बात है कि बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो ऑफ कोर्स इन कोनों पर ज्यादा होगी और इस कोने पे कम होगी। भाई ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बैलेंस कर रही है? जो आपके टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको बैलेंस कर रही है। तो ऑफ कोर्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। आप बोले सर मुद्दे पे आओ। आप तो मुझे ये बताओ कि इस O पॉइंट में और P पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मैं मानता हूं कि उस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं होता, लेकिन ये जो स्टैटिक चार्ज है, ये जो चार्ज बेटा रोड के एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर इकट्ठा हो गया, इनके कारण तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन तो अपन कर देंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन तो बेवकूफ बनाने के लिए था। तो उससे बताओ ना कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है कौन सा कम है? अरे कर देंगे बेटा। एक क्यू चार्ज को अगर मैं यहां से चलाते 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 यहां पर लेके आऊं, तो उस चार्ज पार्टिकल को यहां से वहां तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन 0 है। सर क्यों? क्योंकि इस चार्ज पार्टिकल पर ये जो स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगाएगी इधर की तरफ, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल बेटा कितना होगा? 90। हमारा डिस्प्लेसमेंट तो इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ऐसे है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जब ये वाला क्यू चार्ज यहां पर होगा, मैं उसको डिस्प्लेस कर रहा हूं रेडियल डायरेक्शन में, और ऑफ कोर्स जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। तो किसी प्रकार का वर्क डन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन अगर नहीं है तो इट मींस दैट कि आपके O पॉइंट का और P पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम है। कम ऑन बेटा, पोटेंशियल एट O इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट पॉइंट P। जो O पॉइंट का पोटेंशियल बड़ा वही P पॉइंट का पोटेंशियल। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने एक चीज और याद करा रखी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो प्लेन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। याद करो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला जो प्लेन होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और हमारा ये वाला लाइन है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन नहीं आता। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन नहीं आता तो जो पॉइंट, जो हमारे बेटा पी पॉइंट का पोटेंशियल वही हमारे ओ पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों सेम पॉइंट पर पोटेंशियल होंगे। आई रियली होप मेरे बच्चे इस बात को बड़े आराम से, बड़े प्यार से, अच्छे से समझ ही गए होंगे। ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल। हालांकि इस सवाल को हम आगे जाके न्यूमेरिकल टाइप भी करेंगे, बट एक बार मैं तुम्हें थ्योरी और तरीके हुए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी समझाऊं, इसके लिए एक सवाल है। हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है, इस सिलेंड्रिकल रीजन की बेटा ये रही एक्सिस, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और समय के साथ लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, और हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जो मैंने ऐसे कॉर्ड पे रखी हुई है, ऐसे इस बार सेंटर से गुजरती हुई नहीं, ऐसे कॉर्ड के ऊपर है, और ये वाला पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रही है। ए पॉइंट और बी पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि बताइए ए पॉइंट पर पोटेंशियल बी से ज्यादा है या फिर ए पर कम है बी पर ज्यादा है, या इस बार ए पर और बी पर पोटेंशियल सेम है, या फिर चौथा ऑप्शन कि हम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन देना बेटा। अगेन बहुत ही बढ़िया से, लॉजिक से, प्यार से, इत्मीनान से सोचना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। ऐसे नहीं आएगा बेटा, ऐसे नहीं आएगा। मैं हूं ना, चिंता मत करो। न्यूमेरिकल वाला सवाल तो बड़े आराम से कर देंगे बन, मुझे तो ये समझाना है, न्यूमेरिकल वाला तो होता रहेगा। किसी को अगर ये कॉन्सेप्चुअली अगर सवाल समझ में आ गया ना, तो उसका तो मामला बिल्कुल सेट है, फिर तो मैथमेटिक्स है, वो तो सब कर लेंगे बन। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है तो अगर यहां पर बहुत सारे कंडक्टिंग वायर होते तो सब में करंट आता ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज आएंगी ऐसे ऐसे। उनमें से चलो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अपन बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लेट से अपन बनाते हैं। ये लो बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई, यूं ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और रॉड को कैसे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफाइन करने की गलती कर मत देना, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या बोलते हैं मैडम उसको, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होता। पोटेंशियल डिफाइंड होता है चार्ज के कारण, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण, इसके कारण नहीं होता। बच्चा सोचेगा देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ जा रही है, अरे यही इलेक्ट्रिक फील्ड बी से भी जा रही है भाई। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाकर तुम यहां बनाओगे तो कोई बच्चा बोला देखो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी, सो ए हायर पोटेंशियल बी लोअर पोटेंशियल। नहीं बेटा, कोई ना कोई लाइन बेटा बी से ए वापस आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ बनाई क्यों? इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ ना कुछ तो किया है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस, अच्छा बेटा मैं एक बात बोलना भूल गया, ये हमारे पास बेटा कंडक्टिंग रोड है, पिछले वाले सवाल की तरह ही है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ तो किया है। क्या किया है? मुझे ऐसा लगता है कि इस कंडक्टिंग रॉड के अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर भगाया तो है यार, उसके कारण शायद हल्का फुल्का फर्क तो पड़ेगा। चलो सोचते हैं। हमारे पास, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, ये रही बेटा अपनी कंडक्टिंग वाली रॉड, ठीक है। ये बेटा हमारी कंडक्टिंग वाली रॉड ए से बी तक, ये रहा बेटा तेरा ए, ये रहा मेरे प्यारे बच्चे तेरा बी, ठीक है। जो आपका टाइम वेरिंग
मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा वो ऐसे आई है, यूं 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 ऐसे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ओह सॉरी इतने की जरूरत, यहां पर बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ऐसे, फिर यूं चलता, देखना बेटा, फिर यहां पर तो आई है यूं, यहां पर आई है यूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। इसके कारण मैं पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर रहा, बस मैं देख रहा हूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। ये ग्रीन वाली है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। प्रोटॉन्स तो फिक्स हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ कोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव चार्ज ऐसे यहां यूं इकट्ठा हो जाएगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा यूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ तो फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ा ऐसे कहीं इकट्ठा हो जाएंगे। यहां पर अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करेगा इधर की तरफ, और बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ तो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यूं इधर की तरफ भी आएंगे और इधर की तरफ भी आएंगे। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस वाले एंड पर तो इस कोने पर रहेंगे और इस वाले एंड पर यहां कम रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, वो थोड़ा इधर की तरफ ड्रैग करती जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भागेंगे कि एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। उस नेगेटिव और उस पॉजिटिव के कारण ऑफ कोर्स अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, और मैं जानता हूं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आएगी कि वो हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगी। कैसे? अब देखना, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से इंड्यूस होगा कि नेगेटिव इधर इस एंड पर नेगेटिव चार्ज, बड़ा गौर करना, रॉड के अलोंग टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग होंगे इधर की तरफ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर पॉजिटिव बढ़ गया और जैसे यहां पर नेगेटिव बढ़ गया, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे। तो पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे, पूरे रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा जो मैंने ये येलो कलर या ऑरेंज कलर की पेन से लिखा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस, दिस इज ड्यू टू दिस नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस। ये इन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण, इनके कारण मैं पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूं। और थोड़ी देर में क्या होगा, जैसे स्टेडी स्टेट आएगी, इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, और जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, स्टेडी स्टेट आ जाएगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर पड़े और जहां पड़े वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकता हूं सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखो, यूं है यूं है यूं है यूं है, रॉड के लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और रॉड के अलोंग अगर देखें, रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट भी कौन सी होती है, जो बेटा रोड के अलोंग हो, क्योंकि हम जानते हैं कि रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं हो, तो बेटा पोटेंशियल में कोई रोल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कहां से कहां था, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रास्ते यूं है यूं है यूं है, कहां से कहां है, बी से ए है। तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल एट बी इज मोर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है बेटा वो ए से ज्यादा है। हम मैथमेटिक्स से ये भी निकाल लेंगे कि ये कितना ज्यादा है। आई होप बेटा समझ गए। मैंने इस ग्रीन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा मैं पोटेंशियल डिफाइन नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा ग्रीन वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये वाले कंपोनेंट के कारण भी बेटा कोई ना कोई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन रोड के ऐसे परपेंडिकुलर आएगी। रोड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे इधर, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोर्स इधर, इस पॉजिटिव और नेगेटिव कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के कारण है, चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके कारण पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो बी पर पोटेंशियल ज्यादा और ए पर पोटेंशियल। आप अगेन इस तरह का कॉन्सेप्चुअल सवाल बड़े आराम से IIT JEE एडवांस वगैरह बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। याद नहीं करना बेटा, लॉजिक है सब कुछ।
हम ये पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जो सवाल हमने थ्योरेटिकली किया था कि ए पॉइंट और बी पॉइंट में कौन सा पोटेंशियल हाई है, अब उसमें हम अगला पार्ट करते हैं कि आखिर बी का पोटेंशियल ए से कितना ज़्यादा है। मैंने उसके लिए एक सवाल बना रखा है। सवाल बड़ा काफ़ी स्टैंडर्ड सा ही है, तो इन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, आराम से सुनना, समझना, बढ़िया से सारी बातें देखना। आपके पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ आपके पास L है। बड़ा फिर से बोलता हूँ, कंडक्टिंग रॉड है, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। ये एक सिलेंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, जो लगातार समय के साथ बढ़ती जा रही है B0 T से। इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है वो आपको R दे रखा है। कंडक्टिंग रॉड की जो लेंथ है वो आपको L दे रखी है। इस बात पर तो मेरे बच्चे एग्रीड थे कि सर बी का पोटेंशियल ए से ज़्यादा होगा। हमने इत्मीनान से, बड़े आराम से, प्यार से इस बात को देखा था। अब मेरा सवाल यह है कि बी का पोटेंशियल ए से कितना ज़्यादा है, बी का पोटेंशियल ए से कितना ज़्यादा है। तो चलिए सोचते हैं। मैं इस बात को दो तरीके से निकाल सकता हूं, मतलब इस सेम आंसर को दो तरीके से निकाल सकता हूं। पहला वाला तरीका जो ऐसा है जिसमें हमको कॉन्सेप्चुअली कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, और दूसरा वाला तरीका बेटा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें ऑफ कोर्स आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो एक बार बड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान इस बात पे है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लगातार बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी वो काफी हद तक ऐसी होंगी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, और उन कंसेंट्रिक सर्कल्स का सेंटर कहां पर होगा, जहां पर आपका सिलेंडर का एक्सिस है। फेयर इनफ। उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैं कोई पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि बेटा ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर से या एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। लेट्स से बेटा स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है। अगर ये स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है तो मेरे बच्चे इस बात को जानते हैं कि इस इंड्यूस्ड, इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू आएगी R/2 इंटू d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा व्हाट्स द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स B0t। B0t का डिफरेंशियल आएगा B0, दैट इज R टाइम्स B0 अपॉन 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अंदर कंडक्टर के अंदर क्या होगा वो मैं एक बार हल्का सा डिस्कस करता हूं, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा। बेटा मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया है, बेटा आराम से देखना। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये वाला एंगल बेटा ऑफ कोर्स 90 है। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल भी मेरा थीटा। इस ई के दो कंपोनेंट आएंगे, ये वाला आएगा ई साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा। मुझे ई साइन थीटा में किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रॉड के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में इंटरेस्ट है। इस ई कॉस थीटा के कारण, सुनना, इस ई कॉस थीटा के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागे इधर आएंगे, तो यहां पर ऑफ कोर्स क्या कहते हैं अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव और जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, अब इन चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट्स से बेटा आपके पास वो आ गई है इस तरह से ई डैश। मैं जानता हूं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इस ई डैश की वैल्यू ई कॉस्टा के बराबर हो जाएगी, और वो आपकी स्टेडी स्टेट हो जाएगी। और एक बार जब जैसे स्टेडी स्टेट आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन्स का भागना इधर से उधर जाना हो गया बंद। इन स्टैटिक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ई डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू static charges,
बेटा जो चार्जेस आपके यहां जाकर जम गए हैं उनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो हमारे इस ई कॉस थीटा को बैलेंस करेगी, और उसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर स्टेडी स्टेट में ई डैश की जो वैल्यू है वो ई कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। सर ई कितना है बेटा? ई तो है मेरे पास आर बी नॉट अपॉन 2 इसका कॉस थीटा। बेटा देखना बी नॉट बाई 2 तो ठीक है, ये आर कॉस थीटा क्या है बेटा? मेरे ख्याल से आर कॉस थीटा तो आसान सा है। सुनना 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 सुनना, यहां से तक की डिस्टेंस है आर, तो ऑब्वियस बात है प्यारे बच्चों ये डिस्टेंस है मेरे पास आर कॉस थीटा। अरे ये डिस्टेंस मेरे पास आर कॉस थीटा, ये जो एक तरह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेटा, ये डिस्टेंस मेरे पास है आर कॉस थीटा। ये लेंथ निकालना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है बेटा, ये लेंथ निकालना बाएं हाथ का खेल है। सर कैसे निकालोगे बेटा? देखना ये रेडियस कैपिटल आर सवाल में गिवन है, ये डिस्टेंस मेरे पास प्यारे बच्चों l/2 है, भाई टोटल लेंथ l है तो ये l/2 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। ये ले बेटा इसकी लेंथ मेरे पास आ गई है रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4। ले प्यारे बच्चों मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है दैट इज बी नॉट बाई 2 इंटू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज मेरे बाल को रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। सबसे अच्छी सबसे प्यारी बात बड़ा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये है क्या कि इसमें ना तो थीटा है ना स्मॉल आर है, ना तो स्मॉल आर है ना इसमें थीटा है, इसमें कैपिटल आर है और एल है। कैपिटल आर फिक्स है, एल फिक्स है, बी नॉट फिक्स है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बेटा ये आपकी पूरी की पूरी रॉड में बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है बेटा, पूरी की पूरी रॉड में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम वेरिंग, अरे भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तुम जानते हो कि जितना तुम सेंटर से दूर आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी, तो यहां पर ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, यहां पर कम होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे टेंजेंशियल होगी, उसका एक कंपोनेंट आएगा रॉड के अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा रॉड के परपेंडिकुलर। उसका ये वाला जो कंपोनेंट है रॉड के अलोंग उसको बराबर करेगा कौन? स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल रहे हो, चाहे यहां निकाल रहे हो, चाहे यहां निकाल रहे हो, चाहे यहां निकाल रहे हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे बेटा, ये ई डैश जो है ये है ऐसे, तो बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है। तुम सीधा बोल सकते हो कि सर वीबी माइनस VA इज इक्वल्स टू, वैसे तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ता है लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधा का सीधा बोल दो दैट इज इक्वल्स टू ई डैश इनटू यहां से यहां तक की लेंथ। मेरे पास बड़ा आंसर आ गया दैट इज बी नॉट बाई 2 इंटू एल इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। बड़ा कितना प्यारा सा आंसर है, मेरे ख्याल से मेरे शायद सारे बच्चों को समझ में आ ही गया। ठीक है बेटा, मैं हालांकि इसमें एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, हालांकि मैंने बता दी है बट मैं इसे रिपीट टाइप कर रहा हूँ उसको। मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई मेरा बच्चा कंफ्यूज हो। ये बड़ा हमारे पास वो सिलेंड्रिकल रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होंगी बड़ा दे विल बी लाइक दिस, ऐसे। आपके पास लेट से बड़ा आपकी जो कंडक्टिंग रॉड है बेटा वो यूं है, लेट से बेटा कंडक्टिंग रॉड आपकी यूं है। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आपका सेंटर है, ये डिस्टेंस आपके पास बड़ा स्मॉल r है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये बड़ा यूं आएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बड़ा दैट इज r/2 टाइम्स ऑफ बी नॉट। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है इसकी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा ई कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा। रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो सिर्फ और सिर्फ उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है।
इस ई cos थीटा के कारण इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे इधर आए, पॉजिटिव चार्ज भागा भागा इधर आया, यहां पर जो पॉजिटिव था और यहां पर जो नेगेटिव था उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास वैल्यू आ गई है ई डैश। अब ध्यान से सुनना, ये जो ई है ये तो आर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, यहां कम होगी, यहां कम होगी, यहां कम, फिर यहां सबसे कम होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां सबसे ज्यादा होगी। जितना आप एक्सिस से दूर होगे आपके टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी ज्यादा होगी। लेकिन मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है। ये किसके बराबर है? ये ई डैश जो है ये तो ई के कॉस थीटा के बराबर है। और हमने देखा जो ई का कॉस थीटा है, हमने इस बात को देखा कि ई का जो कॉस थीटा है बेटा वो तो सीधा का सीधा आ गया बेटा, कितना? बी नॉट आर बाई टू, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा बेटा। कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस बेटा। बेस कितना है? रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 अपॉन आर। अरे आर तो कैंसिल हो गया, आर तो कैंसिल हो गया। तो चाहे तुम यहां वाले पॉइंट पे निकालो, चाहे 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 यहां वाले पॉइंट पे निकालो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग लगाएगी। लेकिन उसका वो कंपोनेंट जो रॉड के अलोंग है, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है? स्टैटिक चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बैलेंस कर रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रही। और स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रही, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी यूनिफॉर्म आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म आएगी, हम सीधा कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। लेंथ इज ऑफ कोर्स एल। समझ गए प्यारे बच्चों? आगे चलते हैं। सेम सवाल को करने का एक दूसरा तरीका भी है। बच्चों को दूसरा वाला तरीका ज्यादा पसंद आता है। मुझे पहला वाला तरीका ज्यादा पसंद आया क्योंकि मेरे पास उसमें सिखाने के लिए बातें थी, है कि नहीं बेटा? मेरे पास तो सिखाने के लिए उसमें बहुत सारी बातें थी। बच्चों को दूसरा तरीका पसंद आता है। सुनना बेटा, ये आपका रीजन, एक मिनट, ये आपका रीजन, जिस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और वो लगातार टाइम के साथ बढ़ रही है बी नॉट टी। ये बड़ा आपका कोई ना कोई सेंटर, और आपके पास ये कोई रॉड। जिसका ये वाला हिस्सा मैंने ए बोल दिया है बेटा, मैंने ये वाला हिस्सा एक बार के लिए बी बोल दिया है। ये आर मुझे गिवन है, ये एल मुझे गिवन है, ये आर मुझे गिवन है। एक काम करो बेटा, दो रॉड और बनाओ, दो रॉड्स और बनाओ ऐसे, एक यहां से यहां जोड़ते हुए और एक यहां से। तीन कंडक्टिंग रॉड हो गई ऐसे, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तीन कंडक्टिंग रॉड हो गई। इस पूरे रीजन के अंदर कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकालो। हाँ बोलो, निकाल लेंगे। इस रीजन में से जो फ्लक्स गुजर रहा है दैट इज ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया। एरिया इज बट ऑफ कोर्स हाफ into base into height. Height is but of course root of L. फ्लक्स ये है। तो मैं आपसे पूछूं क्या ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वेरी कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स तो बढ़ रहा है। तो क्या इस पूरे लूप में कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा? आप बोलोगे हाँ सर, पूरे के पूरे हमारे इस ABC लूप में कुछ ना कुछ EMF इंड्यूस होगा और उसकी वैल्यू होगी d5/dt। बेटा माइनस नहीं लगाना, ठीक है? बी नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, L कॉन्स्टेंट है, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है। T का डिफरेंशियल T के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। ये पूरे लूप में EMF इंड्यूस्ड है, ये पूरे लूप में EMF इंड्यूस्ड। अब मैं मेरे बच्चों को ये बात सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि ये जो EMF इंड्यूस्ड है, इट इज EMF इंड्यूस्ड बिटवीन AB प्लस BC प्लस CA, दैट इज B नॉट L अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4।
ठीक है बेटा। मैं आपको अगेन ये वाली बात बता चुका हूं कि ए से लेकर सी तक कोई ईएमएफ इंड्यूस होगी ही नहीं आता रहा, याद कराता हूं। पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगे ऐसे, तो आपकी जो रॉड है वो तो ऐसे रेडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो अगर ऐसे टेंजेंशियल है तो बड़ा वो तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ मूव कराएगी ही नहीं, अगर वो कराएगी नहीं तो उसका वर्क डन नहीं है, वर्क डन नहीं तो कोई ईएमएफ नहीं है। आपकी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो बड़ा ऐसे आती है। सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन है बड़ा वो मैं बता चुका हूँ, मैं सवाल में अलग से बता चुका हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल आपका सेम आता है, किसी प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस नहीं आता। क्यों नहीं आता? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, रेडियल डायरेक्शन में आपकी रोड है, दोनों बीच में एंगल कितना है 90, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को ऐसे मूव कराती ही नहीं। तो आपके सी से ए तक ईएमएफ इंड्यूस आपका 0 है, सी से बी तक भी आपका ईएमएफ इंड्यूस 0 है। इसका मतलब ए से बी तक आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है बड़ा दैट इज बी नॉट एल अपॉन 2 इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। इसका ए से बी तक आपका ये ईएमएफ इंड्यूस है। हम जानते हैं वैसे एक्चुअली अगर देखो तो ये वाली रोड और ये वाली रोड लगी हुई तो है नहीं, ये तो हमने सवाल में मानी है, तो इनको हटा दो, ईएमएफ इंड्यूस तो अब भी वही रहेगा, ईएमएफ इंड्यूस तो वो भी रहेगा। और तुम जानते हो ओपन सर्किट के अंदर जो आपका ओपन सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें करंट नहीं जा रहा है, उसमें जो ईएमएफ की वैल्यू होती है बेटा वही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। सो दिस इज ऑल्सो बेटा योर वीबी माइनस वी। एक्चुअल में ये वाली रोड और ये वाली रोड लगी हुई थोड़ी बेटा, और अगर ये दोनों रोड नहीं लगी हुई है तो बेटा हटा दो इनको, इनको हटा भी दोगे तब भी बेटा ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस तो यही रहेगी, है क्या? ईएमएफ इंड्यूस इस बात पर थोड़ा डिपेंड करते हैं कि बाकी रोड्स आपने लगा रखी नहीं लगा रखी। और ये अकेलौती रोड है, करंट है नहीं, और अगर करंट नहीं है तो जो ईएमएफ है बड़ा भाई आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से इस बात को देखते आए हैं, क्योंकि बेटा तुम जानते हो कि किसी भी बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो आता है ई माइनस आई आर। अगर उस बैटरी में से आप करंट नहीं खींच रहे हो तो बेटा ये आई आर वाली टर्म हो जाती है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितना बचता है? ई ही बचता है। तो कोई भी ओपन सर्किट हो उसमें बैटरी के अक्रॉस जो ईएमएफ है वही बड़ा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इस तरह से भी आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। आई होप सारे बच्चे समझ होंगे इस बात को। आगे चलते हैं बेटा, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे हम काफ़ी हद तक बात तो समझ ही गए, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और बेटर तरीके से लगाने के लिए एक सवाल अपन और करते हैं। सवाल थोड़ा टफ है बट अगेन मजा आएगा। आपके पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़े जा रही है लीनियरली विथ टाइम, B इज इक्वल्स टू बी नॉट टी। सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है बेटा आपको वो R दे रखा है। एक मेटेलिक रॉड है बेटा, इस बार ये मेटेलिक रॉड जो है ना ये अंदर नहीं है बाहर है, ऐसे टेंजेंशियली यूं है। इसकी लेंथ बेटा आपको दिख गई होगी, इसके डायमीटर के बराबर है, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल रीजन है इसके डायमीटर के बराबर है। इसकी लेंथ मैंने 2R रखी हुई है। एक एंड आपका A है, एक एंड आपके पास B है। मुझे इस रॉड के B पॉइंट और A पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। आप जानते हो कि ये रॉड अगर बाहर है तो इस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा बाहर भी आती है, और बाहर भी ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। एक सर्कल बड़ा यहाँ बनेगा, फिर एक यहाँ बनेगा, ऐसे खूब सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम शायद हल्का फुल्का आइडिया लगा लेंगे कि कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो चलो बच्चों करते हैं ट्राई। आपके पास बड़ा इस तरह से एक लेट्स से आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। ऐसा एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगा बेटा, ऐसे खूब सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? यहां भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, इसके अंदर भी होगा, बाहर भी होगा, ऐसे ए से बी भी होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की लेट्स से बेटा सेंटर से जो दूरी है लेट्स से इट इज स्मॉल r। अच्छा नहीं बना, सेंटर से दूरी इज लेट्स से प्यारे बच्चों स्मॉल r। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस।
मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्टैटिक चार्ज की वजह से नहीं है, इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इस कारण से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स ऐसे टेंजेंशियली है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर हमें बिल्कुल आता है, दैट इज आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर इंटू डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? बी नॉट टी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास वैल्यू आ गई है आर स्क्वायर अपॉन 2r इंटू बी नॉट। मैंने बेटा एक परपेंडिकुलर खींच दिया एस, ये परपेंडिकुलर बेटा ऑफ कोर्स आर ही होगा। लेट्स से प्यारे बच्चों दिस एंगल इज थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, बेटा ये वाला एंगल आपका वापस से थीटा। इस ई के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आएगा ई कॉस्टा, इधर की तरफ आएगा ई साइन थीटा। इस ई साइन थीटा में मुझे कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, मुझे इस ई कॉस थीटा में, सर इस ई कॉस थीटा में ही इंटरेस्ट क्यों है? और रॉड के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भगाने की जिम्मेदारी ई कॉस थीटा की ही है। ई कॉस थीटा लगा ऐसे, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स तो लगा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके बेटा भागे भागे इधर आएंगे, तो यहां पर हल्का फुल्का नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। यहां पर बेटा ऑफ कोर्स इस वाले एंड पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऐसे, जिसे मैं एक बार के लिए ई डैश कह दूं। ये जो ई डैश है दिस इज ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। ये जो ई डैश है ये चार्जेस के कारण है, और इसके कारण हम पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट ई डैश में है, बेटा मेरा इंटरेस्ट ई डैश में। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ई डैश is basically E times cos theta, that is r square upon 2r b naught times cos theta। हाँ बेटा, पिछले वाले सवाल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई थी, इस बार बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं आई है। आप देख सकते हो स्मॉल आर की वैल्यू बेटा यहां अलग होगी, 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 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगी। थीटा भी अलग अलग जगह अलग अलग होगा। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम इसके कारण पोटेंशियल डिफाइन तो करने वाले हैं, मगर ये यूनिफॉर्म नहीं है। कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं इसको और बेटर तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज ई स्क्वायर बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्मॉल आर। बेटा देखना स्मॉल आर को क्या लिख सकता हूं? स्मॉल आर को मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं बेटा? कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा। ये ले बेटा, कोई इशू तो नहीं बेटा इसके अंदर। ये हमारा आर से आर बड़ा हो गया कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी बी नॉट बाई 2 टाइम्स आर कॉस थीटा। ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉस थीटा नहीं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और हर जगह कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग है, तो बड़ा ऑफ कोर्स हर जगह आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अब मुझे थोड़ा सा एक पेज और चाहिए होगा। ये आपका बड़ा ठीक है वो सिलेंड्रिकल रीजन, उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर ये बड़ा आपका सेंटर, ये बड़ा आपका सेंटर, ये बड़ा आपकी रॉड है। ये बड़ा आपकी रॉड।
ठीक है, आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि इधर वाला एंगल बेटा आपका ये आर, तो बेटा दिस एंगल विल बी ऑफ कोर्स 45 डिग्री, दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ये वाला बड़ा पॉइंट आपके पास बी है, ये वाला बड़ा पॉइंट आपके पास ए है। गौर करना बेटा, मैंने यहां से एंगल थीटा पे ये पाया कि स्टैटिक चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इधर की तरफ ई डैश। इस ई डैश की जो वैल्यू है वो मेरे बच्चों ने निकाली भी है बेटा, अभी भी निकाली। कितनी निकाली बेटा? बी नॉट आर अपॉन टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ चुनाक आंसर आता, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, एक बात तो पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ऑफ कोर्स बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल कम है। सर कैसे करें फिर पोटेंशियल डिफरेंस? एक काम कर बेटा, यहां से थोड़ी सी दूर आगे जा, ऐसे। लेट्स से बेटा दिस डिस्टेंस इज x और आप यहां पर थोड़ी सी डिस्टेंस लिख रहे हो dx। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल हल्का सा घटेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? स्टैटिक चार्जेस के कारण यहां से यहां तक हल्का सा पोटेंशियल घटेगा। कितना पोटेंशियल घटेगा बेटा? मैं पोटेंशियल घटेगा उसकी वैल्यू लिख सकता हूं, दैट इज E इंटू इस तरफ थोड़ी सी लेंथ बेटा कितनी? dx। E कितना है प्यारे बच्चों बताना? E की वैल्यू मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर, E की वैल्यू मेरे पास है बेटा बोलना कितनी है? बी नॉट आर बाई 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इंटू dx। सर dx कैसे लिख दोगे बेटा? dx पे लिख दूंगा, ये x है, x में हल्का सा चेंज आपका dx है। मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू कैपिटल R टाइम्स टेन थीटा। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। dx क्या आएगा बेटा? dx मेरे पास आएगा r टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बेटा रखो इसे, मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू बी नॉट। ओ बेटा सॉरी, ये r कैपिटल था, मेरी गलती। बी नॉट कैपिटल R बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू छोटा सा dx। बड़ा छोटा सा dx इज r टाइम्स सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? कैंसिल। यहां से यहां तक का हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया है, दैट इज बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी थीटा। मेरे बच्चे बोलेंगे ना सर, सिर्फ और सिर्फ यहीं से तक पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा निकालना है, मुझे तो यहां से तक सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। बेटा सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दो और सारे के सारे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा बोलना क्या क्या आ जाएगा? बी नॉट बाहर, कैपिटल R स्क्वायर बाहर, डी थीटा अंदर। डी थीटा की बेटा थीटा की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करें? थीटा की वैल्यू वेरी कर रही है -π/4 से +π/4। बेटा कहां से कहां तक? -π/4 से +π/4। बेटा जब भी इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा को हम बेटा हमेशा रेडियन में लिखते हैं, डिग्री में नहीं लिखते। और हमारे पास बेटा आंसर आ गया, दैट इज बी नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा लिमिट लगाऊंगा π/4 -π/4 बेटा दैट इज π/2 बन जाएगा नीचे। और मेरे पास आंसर आ जाएगा बी नॉट आर स्क्वायर π/4। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। और हम जानते हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। आगे चलिए बच्चों, हालांकि हम इस सेम सवाल को एक तरीके से और भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल दूसरा तरीका बेटा तुमने सोच ही लिया होगा कि सर फैराडेज लॉ से करेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं फैराडेज लॉ से इसी सवाल को वापस से सॉल्व कर सकता हूं। सुनना बच्चों, हमारे पास इस तरह का जुगाड़ है,
ये हमारे पास रॉड है। इस रॉड के मैं इस पॉइंट को एक बार के लिए B कह रहा हूं, इस वाले बड़ा पॉइंट को मैं A कह रहा हूं। इसकी टोटल लेंथ बेटा कितनी है 2r, और मैं जानबूझ के बेटा 2 रॉड्स और लगा रहा हूं, ऐसे सेंटर से जुड़ती हुई ये एक रॉड, ऐसे बेटा सेंटर से जुड़ती हुई ये एक और रॉड, और मैं यहां पर एक पॉइंट बोलता हूं C। मैं बस क्लियरली बोल दूं, एक्चुअल में ये रॉड और ये रॉड है नहीं, मैंने इसे मान लिया एक बार के लिए। अब मेरे पास एक पूरा का पूरा लूप बन गया। इस पूरे रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की बेटा वैल्यू मुझे दे रखी है B0 इंटू टी। यहां पर किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां पर किसी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पूरे के पूरे लूप में देखें तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस सेक्टर में है, इस सेक्टर में ही मैग्नेटिक फील्ड है। काश मैं इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल सकूं। मेरे बच्चे बोलेंगे सर फ्लक्स तो आ जाएगा, फ्लक्स आएगा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेक्टर का सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर इनटू बेटा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल तुम लोग जानते हो, सॉरी रेडियस का स्क्वायर इनटू एंगल अपॉन 2। सर ये एंगल कितना है बेटा देखना, ये r ये r, तो ये 45 डिग्री ये 90 डिग्री, तो पूरा एंगल हो गया बेटा पाई बाई 2। ये ले बेटा मेरे पास फ्लक्स आ गया। कोई अगर मुझसे पूछे कि पूरे के पूरे ABC लूप के अंदर EMF इंड्यूस्ड कितनी होगी, तो मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है बेटा कितना आ गया B0 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई 4। दिस इज द EMF इंड्यूस्ड इन द एंटायर लूप। उसमें से मैं जानता हूं कि ये जो A से C है इसके बीच में कोई EMF इंड्यूस नहीं है। सर क्यों नहीं है? जितने भी आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी वो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टेंजेंशियल, और ये लेंथ है रेडियल। हमेशा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा ही नहीं, कोई EMF इंड्यूस आएगी नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हो दिस इज EMF इंड्यूस्ड बिटवीन AB प्लस EMF इंड्यूस्ड बिटवीन BC प्लस EMF इंड्यूस्ड बिटवीन CA, जिसमें से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो आपकी जीरो है। ये वाली बात हमने पहले से याद कर रखी है कि जो सेंटर से गुजरती हुई जो रोड होगी उसके अक्रॉस कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब A से B तक जो EMF इंड्यूस है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है B0 पाई R स्क्वायर बाई 4। तुम जानते हो कि एक्चुअल में ये रॉड्स यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रॉड तो आपके पास यही है, और जो आपके पास EMF है बेटा वही आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज ऑफ कोर्स B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल। B का पोटेंशियल A से ज्यादा है, ये वाली बात बेटा हमें पहले से बताई थी। पूरे ढंग से करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और सिर्फ जुगाड़ से करोगे बेटा तब भी आंसर वही आएगा। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टर्म, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार अगर ये टर्म दिमाग के अंदर बैठ गई तो उसके बाद तो बड़ा बिल्कुल आसान सा मामला है। जैसे अपन ने पहले से रेजिस्टेंस में, करंट में, KCL KVL में जो बातें सीखी थी वही बातें फिर से रिपीट होंगी। एक बार तो मुझे सिर्फ और सिर्फ समझाना है कि आपके लिए सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। मान लीजिए बेटा कि आपके पास ऐसे कोई लूप है, ऐसे बेटा कोई लूप है, और मैंने इस वायर में कुछ ना कुछ करंट भेज रखा है ऐसे। बेटा कुछ ना कुछ करंट भेज रखा है ऐसे, करंट आया तार में ऐसे, और ऐसे में लूप बना रखे। ठीक है, खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, एरिया होगा, कुछ शेप साइज ज्योमेट्री होगी। ऑब्वियस बात है कि इस करंट के कारण कुछ ना कुछ पूरे के पूरे रीजन के अंदर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऑब्वियस बात है कि इस लूप में से गुजरने वाला कुछ फ्लक्स भी होगा। ये फ्लक्स इस लूप में से गुजर रहा है किसके कारण? इस लूप में से ही गुजरने वाले करंट के कारण। सुना आपने? ये जो फ्लक्स है ये इस लूप में से पास हो रहा है, और ये किसके कारण है? लूप में से गुजरने वाले करंट के कारण ही ये फ्लक्स है। इतना तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर कि अगर हमने इस करंट को
दुगना कर दिया तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दुगनी हो जाएगी। भले मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी आती ना हो, लेकिन इतना तो तय है ना कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी उसके लिए बड़ा ऑफकोर्स मुझे शेप साइज ज्योमेट्री बहुत सारी बातें चाहिए होंगी, लेकिन इतना होता है कि करंट को अगर मैं दुगना करूंगा तो ऑब्वियस बात है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जितनी है ना उसकी दुगनी हो जाएगी। तो जितना फ्लक्स है ना बेटा जो इससे पास हो रहा है वो भी दुगना होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने टाइम्स आप करंट को बढ़ाओगे उतने टाइम्स ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। इससे मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। लूप में से गुजरने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लूप के ही करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मेक सेंस। करंट को अगर आपने 5 गुना कर दिया तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 5 गुना हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स 5 गुना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी, 5 गुना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी तो फ्लक्स भी तो 5 गुना आएगा। अगर मैंने करंट को हाफ कर दिया तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगी, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स भी हाफ हो जाएगा। मैं एग्जैक्टली फ्लक्स के एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा मैंने फ्लक्स लिख दिया है, लेकिन इतना होता है कि जो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आएगा। तो यहां से मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं बड़ा, वो ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप is directly proportional to current in the loop। मैं भले ही एक्सप्रेशन ना लिख पा रहा हूं, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि जितना ज्यादा करंट बेटा फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा। अब देखो मैं यहां से ये लिखना चाह रहा हूं कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू आई। फ्लक्स इक्वल्स टू समथिंग आई। खुद के लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स खुद के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बेटा कोई ना कोई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बेटा हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बट दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो L है बट दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कई जगह बेटा इसको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा? अब ऑब्वियस बात है बेटा फ्लक्स जो है वो करंट के अलावा किस बात पर डिपेंड करेगा? इस बात पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा शेप साइज ज्योमेट्री क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है। भाई हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। हम शुरुआत से देखते हैं, फ्लक्स तो कई बार लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स लिखना तो हमारे लिए आदत सी पड़ चुकी है। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी टर्म्स हो सकती है। तो आप कह सकते हो कि इट डिपेंड्स ऑन बेटा किस किस बात पे? नंबर ऑफ टर्न्स। ऑब्वियस बात है बेटा जितने ज्यादा टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स एरिया भी ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। बेटा क्या और किस पर? ऑफ कोर्स शेप साइज ज्योमेट्री, इन सब पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है बेटा मीडियम पर भी डिपेंड करेगा। अलग अलग मीडियम के लिए बेटा आपके एल की वैल्यू अलग अलग आएगी। इस एल के यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट ऑफ कोर्स वेबर पर एम्पियर। बेटा क्या लिख सकता हूं? वेबर पर एम्पियर। बेटा वेबर पर एम्पियर को आप हेनरी भी कह सकते हो। हम अब से लेकर चैप्टर खत्म होने तक बेटा हम तो सेल्फ इंडक्टेंस को हेनरी वर्ड से ही ज्यादा पहचानेंगे। हेनरी इसकी SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, आप इसको ज्यादा यूज करना, ठीक है। बेटा इसके डायमेंशन क्या होगी लिखना। अरे यार डायमेंशन लिखना थोड़ा सा भारी काम, मुझे खुद को याद नहीं रहती यार। सर कैसे निकालोगे? करता हूं बेटा, कुछ ट्राई करता हूं। अगर आप मुझसे L की डायमेंशन पूछ रहे हो तो मैं सोच रहा हूं कि L की डायमेंशन विल बी ऑफ कोर्स फ्लक्स की डायमेंशन अपॉन करंट की डायमेंशन। करंट की तो फिर भी याद रहती है, फ्लक्स की डायमेंशन कैसे लिखोगे? बेटा फ्लक्स की डायमेंशन होगी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सर मैग्नेटिक फील्ड डायमेंशन याद है क्या? नहीं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन मुझे तो याद नहीं है, तो सिर्फ फिर कैसे निकालोगे? बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो, जैसे फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर था QVB, या फिर
किसी करंट कैरिंग वायर पर बेटा फोर्स की वैल्यू थी ILB, तो मैं B की जगह लिख सकता हूं, बेटा B की जगह लिखता हूं F/IL, F/IL, बेटा नीचे I² आ गया, ऊपर बेटा एरिया तो आएगा। अब बेटा सारे डायमेंशन मेरे को याद है, फोर्स के डायमेंशन ML/T-2, एरिया का बेटा L², करंट की तो बेटा I होती है तो I का स्क्वायर और L से L निपट गया। डायमेंशन कोई पूछेगा तो लिख देंगे बेटा, अब तो M तो ठीक है, L2 T-2 I-2, ये आपके पास डायमेंशन आ गई। फ्लक्स जो है बड़ा वो स्केलर है, आपका एल भी बड़ा क्या आएगा, स्केलर, तो बड़ा कह सकते हो कि ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन बड़ा ये कभी नेगेटिव नहीं होगी। आप ऐसा कह सकते हो कि ये नॉन नेगेटिव है, जीरो तो फिर भी हो सकती है बेटा, मान लो कितना ही करंट भेज दो, किसी लूप में से फ्लक्स नहीं गुजर रहा, तो बड़ा ऑफ कोर्स जीरो बोल सकते हो, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। ये बड़ा हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस की कुछ बातें, आई होप बेटा दिमाग में हल्की फुल्की बातें बैठ गई होंगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि लूप में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो लूप में से गुजरने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बेटा इस बात को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस is property of a loop in which magnetic flux passing through the loop is directly proportional to करंट थ्रू इट, इसमें से गुजरने वाले करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब वो कितना ज़्यादा फ्लक्स होता है तो ऑफ कोर्स बड़ा और बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करते हैं, जिससे हम एल को डिफाइन कर पाते हैं। चलिए किसी बहुत ही आसान सिस्टम का एक बार हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। अच्छा बेटा एक बार मैं बोलना भूल गया, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम अक्सर, अच्छा बेटा लिख तो दिए सॉरी, इसको हम अक्सर बेटा कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस को हम आर से करते हैं, कैपेसिटर को बेटा हम सॉरी कैपेसिटेंस को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इंडक्टेंस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हेडिंग लिखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस of an ideal solenoid। बेटा किसी आइडियल सोलेनॉइड के कारण कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है उसके अंदर, बट फिर भी हमें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हमारा सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बेटा मेरे पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड की आप लोग जानते हो बेटा लेंथ अच्छी खासी होती है उसके रेडियस के मुकाबले। ये बेटा इसकी एक्सिस, ये इसका रेडियस। हमने इसमें से बेटा कोई ना कोई ऐसे तार लपेट रखे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है बेटा वो आपको n दे रखा है। n is not the total number of turns, it is turns per unit length। टोटल टर्न्स की संख्या होगी n into l, बिकॉज ये जो n है दिस इज
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, यहां तो मामला सेट है। अब मैंने करंट भेज दिया आई। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सोलेनोइड का मुझे अगर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि इस सोलेनोइड में से मैंने करंट भेज दिया आई। अब इस सोलेनोइड में से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूं। अब वो जो फ्लक्स आएगा वैसा आएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू आई। वो जो समथिंग होगा वो हमारा एल आ जाएगा। जैसे करंट आया आई तो पूरे के पूरे रीजन के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बट दैट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट एन आई। अगर मैं एक लूप लूं, उसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ। एक इकलौते लूप में से जो फ्लक्स गुजरेगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सेस किया लाऊं, लूप का एरिया वेक्टर भी एक्सेस किया लाऊं, तो कॉस ऑफ जीरो। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जो आपने फ्लक्स निकाला है सिर्फ और सिर्फ इसमें से निकाला है, ऐसा एक लूप नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे लूप हैं। कितने लूप हैं? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ लूप्स की संख्या है n इंटू एल। n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करती है। और हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों देखना कितनी आ गई है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल इंटू आई। जैसे हमारी उम्मीद थी बिल्कुल सारी की सारी बातें बिल्कुल वैसे की वैसी हो रही हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू करंट, इट वाज वेल एक्सपेक्टेड। हालांकि इसमें बड़ा हमने अजम्पशंस लिए हैं। हमने अजम्पशन ये लिया कि हर जगह हमने मैग्नेटिक फील्ड सेम मानी है, अदरवाइज हम जानते हैं कि एंड पॉइंट्स पर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी कम हो जाती है। बट हमने एक फेयर सा अजम्पशन लिया कि हाँ आइडियल सोलेनोइड में अधिकतर लेंथ तक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म में रहती है। फ्लक्स इज इक्वल टू समथिंग इनटू करंट, फ्लक्स इज ऑफ कोर्स समथिंग एल इनटू आई। यहां से मेरे पास इस आइडियल सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है और वो आ गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एल जो मैंने निकाला है इसका फॉर्मूला नहीं याद करना है। फिर से निकाला क्यों? ये निकाला मैंने इसलिए कि मैं आपको कन्विंस करना चाह रहा था कि बेटा तेरा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर यही बेटा मान लो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आ गया तो म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा तो अचानक से एल की वैल्यू बढ़ जाएगी अच्छी खासी। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बेटा म्यू आर जो आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में म्यू आर की वैल्यू हल्की सी कम होगी। अलग अलग सब्सटेंस के लिए ऑफ कोर्स एल की वैल्यू अलग अलग है। तो क्या एल मीडियम पर डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है? ऑब्वियस बात है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ऑफ कोर्स एन पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड तो करेगा। और सर ये पाई आर स्क्वायर एल क्या कह रहा है? पाई आर स्क्वायर एल ये कह रहा है कि हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। ये पाई आर स्क्वायर एल क्या बता रहा है? शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। ये बड़ा मान लो कि आइडियल सोलेनोइड न होकर बड़ा अगर मान लो रेक्टेंगल होता तो कुछ और आंसर आता, स्क्वायर शेप का क्रॉस सेक्शन होता आंसर कुछ और आता। तो इसका मतलब हमने जो बातें कही थी कि एल डिपेंड्स ऑन मीडियम, नंबर ऑफ टर्न्स एंड शेप, साइज, ज्योमेट्री, बिल्कुल सारी की सारी बातें बिल्कुल वैसे की वैसी वैलिड है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ गए बच्चों? मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, यहां पर कोई मुझसे पूछ ले कि ये क्या है, बेटा देखो L अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, यार पाई आर स्क्वायर एल तो इसका वॉल्यूम लग रहा है, पाई आर स्क्वायर तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल बेटा लेंथ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये है मेरे पास एक तरह से सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी आ रही है? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर। मैं फिर भी आपको ये नहीं कह रहा कि बेटा इसे याद करो, ठीक है? मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि बेटा इसे याद करो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा बेटा। ऐसा नहीं कि सवाल में ये पूछ लें कि बताओ सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, ये नहीं पूछेंगे। ये तो सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए था कि जो मैंने बातें की है वो सारे सारे बिल्कुल सही हैं, सारे सारे बातें बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे चले। आगे चलते हैं बच्चों इसमें। नेक्स्ट इज
जो हमारी सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा और डिटेल में और आराम से और प्यार से अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा मैं छोटी सी टर्म और बता रहा हूं, दैट इज इंडक्टर। जैसे जिस तार के पास रेजिस्टेंस हुआ करता था, जिस तार के पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, उस तार को हम नाम दे दिया करते थे रेजिस्टर। है तो तारी। जिन मेटेलिक बॉडीज के पास कैपेसिटेंस हुआ करता था उनको हम नाम दे दिया करते थे कैपेसिटर। उसी तरीके से ऐसा कोई लूप बेटा, ऐसा कोई लूप जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उस लूप को हम नाम दे देंगे इंडक्टर। ये इंडक्टर का साइन है। जैसे ये रेजिस्टेंस का साइन है, वो कैपेसिटर का साइन है, ये इंडक्टर का साइन है। ये स्प्रिंग नहीं है बेटा, ये स्प्रिंग नहीं है, ये हमारा इंडक्टर है। ये मत सोचना कि कोई इंडक्टर कोई बहुत ही हाई फाई जुगाड़ है। ये मत सोचना कि कोई इंडक्टर बहुत तगड़ा सा चीज़ है। आप एक तार लीजिए और तार के खूब सारे लपेटे मार लीजिए, ऐसे खूब सारे लपेटे मार लीजिए ऐसे, वो अपने आप में एक इंडक्टर है। कोई भी लूप जिसमें ऑफ कोर्स फ्लक्स जो होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो तो होता ही है। दैट लूप इज नोन एज योर इंडक्टर। ये इंडक्टर का साइन है। सर्किट के अंदर ऐसे खूब सारे लूप्स दिखाने में थोड़ी शर्म से आती है कि मैं गोड़ी क्या बना दिया, तो इससे अच्छा हम ऐसे एक साइन बना देंगे, दिस इज अवर इंडक्टर। तो ऐसा कोई भी लूप जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो उसे हम नाम देंगे बेटा क्या, इंडक्टर। तो आप ऐसा कहना चाहो तो कह सकते हो, इट इज लूप with सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा लूप जिसके पास सेल्फ इंडक्टेंस हो उसे हम बड़ा क्या कहेंगे, इंडक्टर कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। मेरे बच्चों समझ गए होंगे इस बात को। इट इज अ लूप विद सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टर का बड़ा साइन ये है, याद रखना। स्प्रिंग जैसा ही है बट ठीक है बेटा, ऐसा ही है, क्या करें हम। आगे चलते हैं बेटा। हमारी जो सेल्फ इंडक्टेंस की जो प्रॉपर्टी है बड़ा, उसी को हम थोड़ा सा एक स्टाइल से और देखते हैं। आराम से इत्मीनान से सुनना बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और एक बार अगर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ना, उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसका तो वही KCL KVL जो अपन आदत पड़ी हुई नहीं। बस मुझे थोड़ा जो भी टाइम लगना बस वो अगले 15-20 मिनट में लगने, उसके बाद तो सब बातें तुम्हारे दिमाग में बड़े आराम से सेट हो जाएंगी। सुनना बेटा, आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है। ये तार आया, ये खूब सारे लूप्स 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 लूप्स, करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे इस लूप में से कुछ ना कुछ फ्लक्स भी आएगा, ऐसे फ्लक्स भी आएगा। मान लो बच्चों, मान लो कि मैंने इस करंट को बढ़ाया, करंट को बढ़ाया तो ऑब्वियस बात है कि इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी बढ़ा। हम जानते हैं कि जब भी लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स बढ़ता है, वैसे ही ये लूप एक EMF इंड्यूस करता है। किस लिए वो EMF इंड्यूस करता है? फ्लक्स को घटाने के लिए। जब मैं कहता हूं कि फ्लक्स को घटाने के लिए, इट मींस दैट करंट को घटाने के लिए EMF इंड्यूस करेगा। तो यही लूप, दिस सेम लूप विल बिहेव लाइक ए बैटरी, दिस सेम लूप विल बिहेव लाइक ए बैटरी, एंड उस बैटरी का हायर पोलरिटी होगी इस तरफ और लोअर पोलरिटी होगी इस तरफ, और उसका EMF इंड्यूस्ड ऐसे आएगा। दैट विल बी बेटा EMF इंड्यूस्ड। मेरे बच्चे बोलेंगे सर फ्लक्स के चेंज होने की रेट के बराबर है, मोड लगा दो। सर मोड क्यों लगाया? क्योंकि बेटा मैं प्लस साइन तो लॉजिक से निकाल चुका हूं। लॉजिक से कैसे कि करंट आ रहा है ऐसे, और ये लूप एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिस बैटरी की हायर पोलरिटी इस तरफ और लोअर पोलरिटी इस तरफ। वो इसलिए क्योंकि ये जो लूप है ये इस बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, और ये चाहता है कि करंट बढ़े नहीं करंट घटे, क्योंकि इसका EMF इंड्यूस होने के पीछे कारण क्या था? फ्लक्स का बढ़ना। तो क्या कोशिश करेगा? फ्लक्स को घटाने की। फ्लक्स को घटाने के लिए क्या चाहेगा? करंट को घटाना। करंट को अगर घटाना चाहेगा तो करंट की तरफ नहीं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोलरिटी रखेगा।
करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोलरिटी रखेगा, ये खुद करंट भेजना चाहेगा ऐसे। मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने ये नहीं कहा है कि ये फ्लक्स को कांस्टेंट रख देगा, मैंने ये कहा है कि ये फ्लक्स को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, अगर बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेगा। सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो हम जानते हैं बेटा, करंट तो चेंज होगा लेकिन करंट चेंज होने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। करंट जिस रैपिड स्पीड से बढ़ रहा होगा, अगर ये स्ट्रेट वायर होता तो फटाक से करंट बढ़ जाता, और बीच में लूप है इसलिए लूप जो होगा वो एक ईएमएफ लगा देगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और करंट जिस रैपिड रेट से बढ़ रहा था उस रैपिड रेट से नहीं बढ़ पाएगा, उससे कम रेट से बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज कि ये लूप नहीं चाहता कि उसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उतनी फास्टली बढ़े, और इसलिए उसने अपोजिट पोलरिटी के अंदर ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस कर दिया। तो जो रैपिड रेट थी करंट के चेंज होने की, उस रैपिडनेस को इसने हल्का सा कम कर दिया है। पहले करंट अगर यूं फटाक से इंक्रीज हो रहा था, उतने फटाक से इंक्रीज नहीं होगा, उससे धीरे इंक्रीज होगा। इसका दूसरा एग्जांपल, बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये तार, ये आगे जाके लूप, इस तार में कुछ ना कुछ करंट, लेट से करंट आपके पास है आई, करंट आपके पास अगर आई है तो इसमें से गुजरने वाला कुछ ना कुछ बड़ा फ्लक्स। अगर मैं ये कह दूं कि मैंने करंट को कम किया है तो ऑफ कोर्स इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स भी कम होगा। जैसे ही इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कम होगा, मेरे बालक इस बात को जानते हैं कि इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो कॉज को अपोज करेगा। लेंज लॉ यही कहता है कि कॉज को अपोज करेगा। कॉज कौन है? कॉज है फ्लक्स का घटना। फ्लक्स का घटना क्यों हुआ? क्योंकि करंट घटा, तो क्या कोशिश करेगा? करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और करंट को बढ़ाने के लिए ये लूप खुद एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका लोअर पोटेंशियल यहां पर और हायर पोटेंशियल यहां पर, और उसका ईएमएफ मैं फिर से कह सकता हूं कि दैट इज मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस का चक्कर भूल जाओ तुम तो अपने दिमाग से हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल लगा दिया करो। और ये जो करंट था, बैटरी ने हायर पोटेंशियल इस तरफ और लोअर पोटेंशियल इस तरफ रखा, क्योंकि ये करंट को बढ़ाना चाहता था, ये करंट को इंक्रीज करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ईएमएफ का कॉज क्या है? फ्लक्स का घटना। लेंज लॉ क्या कहता है कि कॉज को अपोज करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सर क्या करंट को बढ़ा पाएगा क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं करंट को बढ़ा देगा, ऐसा नहीं कि करंट को वापस कांस्टेंट कर देगा, नहीं नहीं नहीं, बस लेकिन करंट जिस रेट से घट रहा था उस रेट से नहीं घटेगा, वो अब थोड़ा धीरे 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 घटेगा। जैसे मैं इन दोनों को एक बार वापस से बताता हूं, सुनना। मान लो कि यहां पर स्ट्रेट वायर होता और करंट तुम बढ़ाते, तो लेट से ये रहा करंट और ये रहा टाइम। स्ट्रेट वायर होता तो लेट से बड़ा करंट बढ़ता ऐसे, लेट से बड़ा करंट बढ़ता ऐसे। अगर स्ट्रेट वायर होता तो लेट से बड़ा करंट टाइम के साथ ऐसे बढ़ता। लेकिन जैसे ही लूप हुआ तो जैसे ही करंट बढ़ाओगे बड़ा ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ इंड्यूस बड़ा करंट को उस रेट से नहीं बढ़ने देगी। करंट बढ़ेगा उसे ही, लेकिन ये लूप कोशिश करे कि उतनी फास्टली ना बढ़े। तो क्या होगा बड़ा, जब इस केस में क्या होगा कि जैसे आप लूप लगाओगे उतनी फास्टली करंट नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। देखो इसमें फटाक से बढ़ गया, इसमें धीरे 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 करंट बढ़ा है। ये विथ लूप वाले केस में करंट बढ़ा तो है, लेकिन उसने करंट के बढ़ने की जो रेट है, जो रैपिडली जो करंट बढ़ा था, उसको फटाक से बढ़ा उसने चेंज कर दिया। जैसे इस एग्जांपल में करंट बड़ा घटा तो ईएमएफ इंड्यूस हुई। अगर स्ट्रेट वायर होता, अगर स्ट्रेट वायर होता तो ये रहा आपका करंट और ये रहा आपका टाइम। हो सकता है कि बड़ा आपका जो करंट है वो यूं रैपिडली घट के ऐसे हो जाए। स्ट्रेट वायर होता तो करंट ऐसे, लेकिन लूप है, लूप है तो बड़ा इसमें सेल्फ इंडक्टेंस है, और अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो करंट घटेगा तो सही, लेकिन इसमें ईएमएफ इंड्यूस इस तरह से होगा कि करंट के घटने को अपोज करेगा, और घटने को अगर अपोज करेगा तो बड़ा वो थोड़ी देर तक करंट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और करंट जितनी रैपिडली घटाए उतनी रैपिडली उसको घटने नहीं देगा। एंड ग्राफ वुड हैव बीन लाइक दिस। उतना रैपिडली नहीं घटेगा, लूप के साथ बड़ा हो सकता है ग्राफ ऐसा हो जाए। तो इसका मतलब लूप ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहे, करंट आपका कांस्टेंट रहे। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू विच इट वांट्स
क्या चाहता है कि फ्लक्स थ्रू द लूप रिमेन्स कांस्टेंट, करंट थ्रू द लूप रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए लूप इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक दूसरा तरीका है सेल्फ इंडक्टेंस को बोलने का। सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ ए लूप ड्यू टू विच it wants magnetic flux or current through it to be constant। मैंने बड़ा कहा wants, चाहता है। करंट तो चेंज होगा लेकिन ये चाहता कि करंट कांस्टेंट रहे और उस अपनी तरफ से कोशिश भी करता है। तो ये मेंटेन करने की कोशिश करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को और करंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। जो एब्रप्ट चेंजेस थे ना करंट के, उन एब्रप्ट चेंजेस को हटा देगा और स्मूथ चेंज इन करंट रहेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो एक तरह से सेल्फ इंडक्टेंस इज property of loop due to which it avoids abrupt change in magnetic flux। फ्लक्स में एब्रप्ट शार्प चेंजेस थे ना उनको बड़ा इसने थोड़ा सा अवॉइड किया है। अब बड़ा वो थोड़ा फ्लक्स बढ़ेगा तो थोड़ा सा घटाने की कोशिश करेगा, कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा, घटेगा तो बड़ा इसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, कांस्टेंट करने की कोशिश करेगा। सक्सेसफुल कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता अलग बात है। ठीक है बच्चों, हल्का फुल्का बड़ा क्लियर होगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बोरिंग तो लगा होगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज, ये तो बेटा ठीक है कॉन्सेप्चुअल सी बातें हैं, लेकिन हम अब एक बार इसका फॉर्मूला भी निकालते हैं, खास तौर से इंडक्टर को लेके। बेटा मैं लूप को है ना अब इंडक्टर से रिप्लेस कर रहा हूँ। एक ही बात है, बस ऐसे देखने में अच्छा लगता है और कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा सुनना बच्चों। मान लीजिए किसी टी टाइम पर इस इंडक्टर में से गुजरने वाला करंट आई था, तो ऑब्वियस बात है कि इस इंडक्टर में से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बड़ा ऑफ कोर्स वो एल आई। थोड़े टाइम बाद लेट्स से करंट की वैल्यू चेंज होकर हो गई आई प्लस डी आई। ये नया करंट आ गया, नया करंट आ गया तो ऑफ कोर्स नया फ्लक्स आ गया। और अगर फ्लक्स नया आ गया, अच्छा नया फ्लक्स कितना आया, नया फ्लक्स आ गया पुराना वाला फ्लक्स प्लस चेंज इन फ्लक्स। लिख सकते हैं ना ऐसा, नहीं नई कोई भी चीज होगी क्या होगी, पुरानी वाली चीज प्लस चेंज, दैट विल बी एल इनटू नया वाला करंट। भाई हम तो जानते हैं कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। एल आपका बड़ा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो मेरे पास आ गया दैट इज एल आई प्लस एल इंटू डी आई। आपने एक चीज देखी बेटा कि पहले वाला फ्लक्स तो ये रहा, जो चेंज इन फ्लक्स है वो आपके पास आ गया एल इंटू डी आई। ये जो इंडक्टर होगा ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और उस बैटरी का जो ईएमएफ होगा तुम लोग जानते हो कि दैट इज डी फाइव बाई डी टी का मोड। कि कितना फ्लक्स चेंज किया, कितना फ्लक्स चेंज किया प्यारे बच्चों, एल डी आई। कितना फ्लक्स चेंज किया, एल डी आई। ये फ्लक्स चेंज होने में कितना समय लगा मेरे प्यारे बच्चों, डी टी। बड़ा मोड़ ले लेना सर, वो हायर पोटेंशियल किस तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ, वो हम दिमाग से निकाल लेंगे। करंट घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, करंट बढ़ रहा होगा तो घटाने की कोशिश करेगा, हम दिमाग लगा लेंगे, उसकी तुम चिंता मत करो। ये मेरे पास आ गया एल डी आई बाई डी टी। याद रखना कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा एल डी आई बाई डी टी। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आसान था आई इंटू आर, कैपेसिटर के अक्रॉस आसान था क्यू बाई सी। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा एल डी आई बाई डी टी, बट ठीक है बेटा, दो चार जैसे सवाल करोगे वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि जो भी आपके पास इंडक्टर है वो एक ईएमएफ जनरेट करेगा एंड दैट ईएमएफ जनरेट विल बी ऑफ कोर्स एल डी आई बाई डी टी।
फेयर इनफ। किस तरफ हायर पोटेंशियल किस तरफ लोअर पोटेंशियल वो हम बड़े आराम से धीरे धीरे सोच सकते हैं, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसे मैं 3 केस ले रहा हूं। पहला, किसी लूप में आपका जो करंट है बेटा वो कांस्टेंट है, और ये रहा आपका लूप। बेटा लूप को तो मैं ऐसे इंडक्टर की तरह दिखा रहा हूं, इसमें करंट है बेटा वो कांस्टेंट है। करंट कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं है। तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं है तो बिल्कुल कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये सिंपल स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज एल डी आई बाई डी टी। बेटा करंट तो कांस्टेंट, तो डी आई बाई डी टी मीन 0। इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट वायर। बेटा शॉर्ट वायर समझते हो ना, ऐसा सिंपल वायर जिसके पास कोई ईएमएफ एमएफ कुछ नहीं। दूसरा केस बेटा मान लो करंट बढ़ रहा है, ये आपके पास इंडक्टर है, इस इंडक्टर में से करंट गुजर रहा है और करंट लगातार बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इधर वाले पॉइंट को मैं एक बार के लिए ए बोल दूं और इधर वाले पॉइंट को मैं एक बार के लिए बी बोल दूं। अब ईएमएफ इंड्यूस आएगा, करंट बढ़ रहा है तो क्या कोशिश होगी घटाने की होगी। इस तरफ जाते हुए करंट को अगर घटाना है तो ये इंडक्टर बिहेव करेगा एक ऐसी बैटरी की तरह जिसका हायर पोलरिटी इस तरफ, लोअर पोलरिटी इस तरफ, और उसके ईएमएफ की वैल्यू हम बोल सकते हैं, मोड लगा दो तो तुम तो डायरेक्शन तुम दिखा चुके हो, मोड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये ले बेटा, ये आपका ए, ये आपका बी। सिंपल। आगे चलें। तीसरा, करंट घट रहा है, आपके पास बेटा ये तार है, ये इंडक्टर है, इसमें कुछ ना कुछ करंट गुजर रहा है और ये घट रहा है। तो ये तार में से करंट घटेगा तो ऑफ कोर्स फ्लक्स घटेगा तो बेटा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो बेटा फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी, मतलब वो इधर की तरफ जाते हुए करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी, और करंट को बढ़ाने के लिए हायर पोलरिटी इस तरफ, लोअर पोलरिटी इस तरफ। सर इस ईएमएफ की वैल्यू की बेटा प्लस माइनस की चिंता मत करना, सीधा ही लगा दिया करो कि एल डी आई बाई डी टी। हम जानते हैं बेटा डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, मैंने तो मोड ले लिया है। ले बेटा, ये आपका ए, ये आपका बी। किस तरफ हायर किस तरफ लोअर, इस तरह से लॉजिक से आप सारा काम चला सकते हो। कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं यहां पर एक छोटा सा रिजल्ट और शेयर कर रहा हूं, मैं एक तरह से कंपाइल कर रहा हूं, सुनना बेटा। जैसे रेजिस्टेंस में याद कीजिए, करंट ऐसे जा रहा है, करंट है मान लो आई, करंट की तरफ जाया करते थे तो हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखा करते थे माइनस आई आर। माइनस इस बात का कि इधर से इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। जब भी रेजिस्टेंस के अपोजिट जाया करते तो पोटेंशियल बढ़ा करता था और हम लिखा करते थे प्लस आई आर। आई एम रियली होपिंग कि आपको बात याद है। उसी तरह से ये कैपेसिटर, यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इधर से इधर आओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो यहां से यहां जब भी जंप करते थे तो पोटेंशियल ड्रॉप मेरे बच्चे कहा करते थे माइनस Q बाई सी, यहां से यहां जाया करते थे तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ करता था Q बाई सी। इन बातों से हमारा काफी हद तक काम चल गया था सर्किट डायग्राम वगैरह में, काफी हद तक। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग नई चीज और आ गई है, ये इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। जो मैंने अभी तक जितनी बातें बताई हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग के लिए थी, बाकी बेटा इतने से अपना सारा काम चल जाएगा। ये इंडक्टर है, लेट से बेटा करंट है आई, और करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है उसका कुछ डी आई बाई डी टी है। वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तुम चिंता ही मत करो। करंट की तरफ इधर से इधर जाओगे तो हमेशा लिख दिया करो माइनस एल डी आई बाई डी टी, और ये जो डी आई बाई डी टी है ना, ये विथ साइन लिखा करो। विथ साइन मतलब बेटा बढ़ रहा हो तो प्लस, घट रहा हो तो माइनस। जब भी इधर से करंट के अपोजिट आओ तो बेटा प्लस एल डी आई बाई डी टी लिख दिया करो। अगेन बेटा ये जो डी आई बाई डी टी है ये हमेशा कैसे होगा, विथ साइन। हमेशा बात बन जाएगी, हमेशा सोचना ही नहीं है।
करंट की तरफ जाओगे तो माइनस एल डी आई बाई डी, करंट के अपोजिट आओगे तो प्लस एल डी आई बाई डी। करंट बढ़ रहा होगा तो डी आई बाई डी पॉजिटिव, करंट घट रहा होगा तो डी आई बाई डी नेगेटिव। जैसे तुम इधर से इधर आए, करंट की तरफ गए तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा माइनस एल डी आई बाई डी। सर करंट तो बढ़ रहा है तो डी आई बाई डी आ गया पॉजिटिव, तो माइनस एल डी आई बाई डी। एल तो पॉजिटिव है ही है, डी आई बाई डी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर साइन क्या है माइनस। इसका मतलब यहां से तक पोटेंशियल घटेगा। क्या सच्ची में यहां से तक पोटेंशियल घट रहा है क्या? यस, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। यहां भी वही फॉर्मूला है, करंट की तरफ जाओगे तो माइनस एल डी आई बाई डी। सर आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी। लेकिन बेटा यहां पर तो करंट घट रहा है तो डी आई बाई डी क्या हो गया नेगेटिव, माइनस पहले से था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसका मतलब यहां से तक पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या सच्ची में यहां से तक पोटेंशियल बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। आपको सारे केस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये एक केस याद रखने की जरूरत है कि करंट की तरफ जाओगे तो माइनस एल डी आई बाई डी, करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस एल डी आई बाई डी। और ये याद रख लेना कि बेटा डी आई बाई डी जो है वो आपको साइन के साथ लिखनी है, बढ़ रही हो तो प्लस, घट रही हो तो डी आई बाई डी माइनस जाएगा। इतने से हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा, हमें कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं।